आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में आज बात होगी कैश पेमेंट्स के लॉज एंड फ्लॉज की। कैश ट्रांजैक्शन यानी नकद लेन देन का इंडियन इकोनॉमी में ट्रेडिशनली एक अहम रोल रहा है। खास बात यह है कि कैश लेन देन से ब्लैक मनी यानी काले धन को जमा करने की एक बहुत बड़ी वजह रही है। इसीलिए सरकार ने ब्लैक मनी से निपटने के लिए टाइम टू टाइम नकद लेन देन के लिए वेरियस लिमिट्स सेट किए हैं और इन लिमिट से ज्यादा अगर कोई कैश में पेमेंट या रिसीव करता है तो उसे 100% की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो आज के डिजिटल दौर में क्या कैश पेमेंट्स के तौर तरीके हैं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप दीक्षित जी और जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। सर, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अच्छा शरद जी, हम लेन देन की हम बात कर रहे हैं, कैश पेमेंट के तरीके क्या क्या हैं शरद जी? देखिए, कैश पेमेंट के नहीं, आप ये बोलिए कि पेमेंट के तरीके क्या क्या हैं, क्योंकि कैश पेमेंट का तरीका तो कैश ही है। पेमेंट के तरीके हम ले लेते हैं। पेमेंट का तरीका आज हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास, मैं तो कुछ गांव में पीछे गया, मैंने देखा कि वहां पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब तरीके वहां पर लग रहे हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जिसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स हैं। 47 करोड़ तो जनधन अकाउंट खुल चुके हैं और जनधन अकाउंट ज्यादातर, आप मानेंगे नहीं कि हमारे जो गांव में जाके ज्यादा खुले हैं। तो आज जब बैंक अकाउंट हैं तो मैं तो आज इस कार्यक्रम के जरिए अपने सब किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि कैश को कम इस्तेमाल करें और अपना किसान क्रेडिट कार्ड या आपके पास कोई वॉलेट है उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। भले ही आपके पास स्मार्टफोन ना हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो आप जो पुराने किस्म का फोन है, फोन तो होगा ही आपके पास, तो आप एनालॉग फोन जो है, जो पुराना बटन वाला फोन होता है, उसके जरिए भी आज आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें भी आप बहुत सारे वॉलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा। और जहां तक आपने कहा कि उनके पास क्या क्या तरीके, बहुत तरीके हैं, वो कैश तो कर ही सकते हैं, पर कैश में जैसे मैंने बताया कि कैश को कैरी करना मुश्किल है, कैश को गिनना मुश्किल है, कैश को संभालना मुश्किल है। मान लीजिए हमारे किसान भाई अपना कैश लेके गए हैं 50-60 हजार और उनको खेत में बैठे हैं, बीच में उनको कहीं जाना पड़ गया, मान लीजिए हाथ मुंह धोने जाना पड़ गया, तो पीछे कैश को साथ लिए घूमना पड़ता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोन आपकी जेब में, आप जब मर्जी पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया है अस्मिता कि हमें कैश से हट के हमें इन मोड्स को, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो आपने अभी पहले, इससे पहले मेरे से पूछा था कि जहां काले धन की बात थी, तो कृषि क्षेत्र में तो कोई काले धन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कृषि का जो इनकम है वो तो आयकर के अंतर्गत ही नहीं आता है। तो जो चीज आयकर के अंतर्गत नहीं आती वहां पर काला सफेद कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ या तो कैश है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसानों को भी आज जरूरत है कि वो अगर कैश में करते हैं। और आपको अस्मिता एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, घर में भी आप देखे होंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको जब उनके घर के बच्चे एक स्मार्टफोन देते हैं, चाहे बुजुर्ग के पास नहीं होगा स्मार्टफोन, पर घर में किसी बच्चे के पास जरूर होगा, तो वो उनको देते हैं कि आप इसमें से पेमेंट कर दो। वो कहते हैं भैया ये तो हमारे समझ में नहीं आता, ये तुम लोगों का काम है, ये तो हम लोगों के कहां समझ में आएगा। मैं आज उनको ये भी बताना चाहूंगा, जितना आप इसको मुश्किल समझते हैं, वाकई में ये उतना मुश्किल है नहीं। चंद बटन दबाने की बात है और आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग चाहिए, ये पेमेंट करने के लिए मुझे बहुत पहले कहीं किसी से सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। आपका ही घर में पोता, बेटा, बेटी, जो भी पोती, जो भी खड़े हुए हैं, उनको आप दीजिए, वो आपको 2-3 बटन दबाएंगे। और ये बात मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि जब तक आपने इस कैश के ऑल्टरनेट को इस्तेमाल नहीं किया, बस तभी तक ही आपके लिए मुश्किल है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं, आप दोबारा कैश का पेमेंट करना ही नहीं चाहेंगे। और ये मैं इस भरोसे से कह रहा हूं अस्मिता कि मैंने लोगों के साथ ही होता देखा है, जो लोग 30-30, 40-40 साल से सिर्फ और सिर्फ कैश करते थे, जैसे ही वो डिजिटल पर आए, जैसे ही उन्होंने कैश के दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू किए, उन्होंने कैश की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं। उन्होंने कहा भैया कौन खुले पैसे लो, खुले पैसे दो, नोट गिनते रहो बैठ के, ये आसान है। उसमें अमाउंट टाइप किया और उसको कर दिया। हालांकि मैं साथ में अस्मिता ये जोड़ना चाहूंगा, थोड़ी सी डिजिटल सिस्टम में खामियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल सिस्टम में सारी अच्छी बातें ही हैं, कुछ बीच में आपको कमियां दिखेंगी। सबसे बड़ी समस्या तो सिक्योरिटी की, वो हैक हो जाता है और उसमें आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। तो उसमें जो आपको सावधानियां, जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो आप लेके चलें। आजकल तो ओटीपी एक ऐसी चीज बन गई है
कि हर काम के लिए ओटीपी है, तो अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी के साथ कभी शेयर ना करें, रैंडम कॉल्स इस तरीके से अटेंड ना करें, कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स कहीं डालें नहीं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स कहीं खामखा ना डालें। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही सिक्योर तरीके से, और इसको धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे जैसे ये जानकारी में आती जा रही है, इसको साइबर क्राइम हम बोलते हैं या इकोनॉमिक ऑफेंस भी बोलते हैं, जैसे जैसे सरकार की जानकारी में ये आती जा रही है, इसके खिलाफ एक्शन भी अब बहुत जल्दी हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लोगों के खोए पैसे वापस भी आ रहे हैं। तो मैं तो सारे, आपने पूछा किसान भाइयों का लेन देन को कैश पेमेंट के तरीके, तो मैं तो यही कहूंगा कि कैश को छोड़कर बाकी सब तरीके आप अपनाएं। अगर आपके पास नहीं है, अपने किसी फैमिली मेंबर की मदद लें, अपने बच्चों की, अपने घर में जो आपके फैमिली मेंबर जिनके पास भी स्मार्टफोन है, और अब तो स्मार्टफोन बहुत सस्ते भी हो गए हैं। वो ज़माना गया जब स्मार्टफोन 50-60 हज़ार के आते थे, अब तो 5-7 हज़ार में स्मार्टफोन मिल जाता है, और मैं समझता हूँ वो स्मार्टफोन अपनी कीमत कई गुना आपको लौटा देगा, आपकी आसानी, आपकी सहूलियत के तरीके से। जी संदीप जी, अगर हम बड़े कारोबारियों की बात करते हैं तो उनके लिए अगर कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स है तो शायद उनके कारोबार पे या उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ईज़ हो जाता है। एक्सपर्ट होते नहीं है तो हो जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन भी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन जब हम छोटे कारोबारियों की बात करते हैं तो इम्पैक्ट उन पे ज़्यादा होता है। और जैसे अगर हम इस तरह से इसको देखें, जैसे दिल्ली में किसी ने कुछ परचेज़ किया, कुछ ख़रीदा, वो अमाउंट बैलेंस हो जाता है कैलकाटा में, उनके नोन में या किसी तरह से बातचीत करके हो जाता है, तो वो उसकी लिमिट्स भी कुछ अलग हैं क्या? वो उसको हम किस कैटेगरी में देखेंगे? आपका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई परचेज कर रहा है तो उसको जो पेमेंट करनी है उसके लिए, हाँ जी, कैलकाटा में कोई नोन है, उन्होंने कुछ खरीदा, तो अमाउंट जैसे बैलेंस कर लिया हमने। अच्छा, आपसी बातचीत में नहीं, ठीक है, वो उसमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किया जा सकता है। तो मैं आपको एक इसमें बिज़नेस से रिलेटेड मैं आपको एक इसमें चीज़ बताना चाहूँगा जो दर्शकों को काफ़ी यूज़फुल होगी। सरकार ने क्या किया है कि पहले क्या था कि जो टैक्स ऑडिट होता था, एक टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है बिज़नेस को। उसमें क्या होता है कि आपको अपने खाते मेंटेन करने पड़ते हैं और खातों के अंदर आपको सारी आपकी जानकारी देनी पड़ती है, अपने एक्सपेंडिचर वगैरह की, अपनी इनकम की, सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। और वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ता है और उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कराना पड़ता है। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी सेल है तो आपको ये टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था जी। अब सरकार ने ये बोला है कि अगर आपकी जो रिसीट्स हैं, यानी कि जो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पैसे ले रहे हैं, और जैसे आपने कोई अपना फिक्स्ड एसेट बेचा, आपने कंप्यूटर बेचा, प्लस आपने कोई लोन की रिपेमेंट आई आपको, तो ये सारा पैसा मिला के अगर आपका 5% से कम कैश आया है और साथ में आपने जो पेमेंट्स करी हैं वो भी आपने सारी की सारी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करी हैं, और जितनी भी पेमेंट्स करी हैं उसमें से जो टोटल पेमेंट का जो 5% है, कैश का पेमेंट उस 5% के अंदर ही अंदर है, तो आपकी जो ये टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है ये 1 करोड़ से बढ़ाकर उन्होंने 10 करोड़ कर दी है। तो ये काफ़ी बेनिफिट इसीलिए दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, और साथ में इसका कारण ये भी है कि जब कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें, जैसे कि अभी शरद जी ने कहा कि उसमें कुछ ट्रेल नहीं होता है, उसमें पता नहीं चलता है कि वाकई में कैश की ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर लोग पकड़े जाते हैं, फेक इन्वॉइसिंग करते हैं, वो सब कैश की ट्रांजैक्शंस की वजह से ही होती हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला, इसीलिए ये रूल लेके आए कि ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो, आपको टैक्स ऑडिट के सिर से भी बच जाएंगे आप, और आपको इसमें बेनिफिट होगा जी। काफ़ी आपका वक्त भी बचेगा, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें क्या है कि आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन जा रहा है, आपको ट्रांजैक्शन सारी पता है कि कौन सी कहाँ गई, आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि, क्योंकि कैश में आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉई को अगर कैश दिया तो उसने कहाँ खर्च किया, उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, उसके बिल आए नहीं आए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे
तो जिसको आप पेमेंट करेंगे तो नेचुरली वो अपना बिल तो देगा ही देगा आपको, तभी क्योंकि वो अपने खातों में दिखाएगा ही दिखाएगा इसको। तो ये इस तरीके का ये इन्होंने प्रोविज़न किया है ताकि इससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले। जी जी जी। शरद जी, आप तो इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा वे है और हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का ट्रेडिशन क्या रहा, और जब वो अगर इससे हटे हैं तो कितने चेंजेस आए हैं? मैं आपको 2-3 कंट्रीज़ का नाम लूँगा। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्री है जहाँ पर कैश लगभग ना के बराबर दिखता है, करीब करीब आपको ना दिखाई देगा, वो है डेनमार्क। और मैं वहाँ गया हुआ हूँ, कोपेनहेगन उसका राजधानी है, उसकी कैपिटल है। और वाकई मैं वहाँ पर 4-5 दिन रहा अस्मिता, और मैंने आप मानेंगे नहीं, मैं जेब में अपने 70-80 यूरो रख के ले गया था। मुझे पता था वहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने 5 दिन में जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे जेब में 70-80 यूरो ही थे। ये नहीं कि मैंने वहाँ खर्च नहीं किया, मैंने वहाँ खाना भी खाया, मैं वहाँ रहा, मैंने वहाँ जो ज़रूरी अपने काम थे वो भी किए, पर मैंने वहाँ कहीं पर कैश मैंने देखा ही नहीं उस देश में। तो ऐसी जहाँ पर 100%, वहाँ पर एक रेटिंग इंडेक्स होती है जहाँ पर डेनमार्क को 100% डिजिटल कंट्री माना जाता है। मतलब वहाँ पर करेंसी लगभग मतलब आप जेब में से अगर कैश निकाल के देंगे तो आपको लोग हैरानी से देखेंगे कि आप ऐसा लगता है कौन से देश से आए हैं, आप हमें कैश दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो यूएस में 99% से ज़्यादा है। उसके आगे हम अस्मिता चलें तो स्वीडन है, स्वीडन में भी 99% से ज़्यादा है। इसके अलावा सिंगापुर है। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पर कैश जो है अब बिल्कुल नहीं चलता है। और अगर आप ध्यान दें तो अगर हम अमेरिका की बात करें, क्योंकि आपने विदेशों की बात करी, अमेरिका में भी $100 से ऊपर की करेंसी नोट नहीं है। अब किसी ने पूछा भाई दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ पर कुल $100 सबसे बड़ा है, तो उन्होंने कहा हमको जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो कैश में ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है। आप यूके में जाएं, यूके में 50 पाउंड से ज़्यादा का नोट ही नहीं होता है। तो 50 पाउंड आप देखें तो 50 पाउंड को इतना बड़ा नोट नहीं है, पर 50 पाउंड से बड़ा का नोट नहीं है। तो जैसे जैसे कोई भी देश, कोई भी मुल्क जब डेवलप की तरफ बढ़ता है तो ये एक पहचान मैं बता देता हूं, उसकी पहचान ये होती है कि उसमें से धीरे धीरे जो कैश है वो कम होता जाता है। तो ये एक तरीके से पहचान है कि कैसे पहचाने कि हमारा मुल्क डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, ये पहचान है। और अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं कि हम कैसे एक इमर्जिंग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पहचान आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मुझे लग रहा है सभी कुछ दर्शकों को हो सकता है मालूम भी हो, कुछ को ना मालूम हो। वो है कि हम ई रूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ई रूपी है आपका कि जिसको हम CBDC बोलते हैं। CBDC होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और मेरे फ़ोन में वॉलेट है उसका, और अभी इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर निकाला गया है। और है क्या साहब, ये बड़ी जादुई चीज़ है। जादुई इसलिए है कि जितने आपकी जेब में नोट दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं अगर ऐसी बात कहूं तो आप शायद ना माने कि कुछ साल में इनमें से, आप तो 2000 के नोट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई इसको बंद कर दिया, हमें पेमेंट में दिक्कत हो रही है। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि ऐसा वक्त आने वाला है जब शायद ये कागज के नोट खत्म हो जाएं, तो अब आप मेरे से ये पूछना चाहेंगे कि कागज के नोट खत्म हो जाएंगे तो भैया आपने तो कहा कि 34 लाख करोड़ की कैश इन सर्कुलेशन हिंदुस्तान में है, तो भला वो 34 लाख करोड़ कहां से आएंगे, कैसे लेन देन होगा, क्या हमारे पास कैश नहीं रहेगा? जी नहीं, कैश आपके पास रहेगा। फर्क ये रहेगा कि ये जो नोट हैं करारे करारे, गुलाबी हैं, हरे रंग के हैं, नीले रंग के हैं, ये सब के सब आपके फोन पर आ जाएंगे। इसको हम ई रूपी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेन देन कैसे होगा? ना तो बीच में बैंक होगा, ना बीच में वॉलेट्स होंगे, ना बीच में डेबिट कार्ड होगा, ना बीच में क्रेडिट कार्ड होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा फोन होगा और आपका फोन होगा, या दो लोगों का फोन होगा। मैं क्या करूंगा, अपने वॉलेट को खोलूंगा और मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, मैं उस 100 के नोट की फोटो होगी मेरे पास, उस पर बाकायदा सीरियल नंबर भी होगा, उस कैश वो होगा, कैश वो उस पर सीरियल नंबर होगा, मैं आपका आईडी उसमें डालूंगा। आप हैरान होंगे इसको सुन के, वो 100 का नोट मेरे फोन से निकलकर आपके फोन में वैसे के वैसे ही 100 रुपए में आ जाएगा और वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ना किसी बैंक का इस्तेमाल होगा, ना किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो मैं समझता हूं हम कैश, अब रहता ये कैश ही है, मतलब ये तो कैश से कैश हो रहा है, पर फर्क क्या है कि इसकी ट्रेल, हालांकि सरकार ने ये घोषणा करी है, अनाउंसमेंट किया है कि 50,000 रुपए से कम की हम शायद ट्रेल नहीं रखेंगे, पर बड़े अमाउंट की तो ट्रेल अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि एक नोट ने कितना सफर तय किया, ये सफर की पूरी एक कहानी बन के सामने आ जाएगी। उसके पूरे आप तफसील से देख सकते हैं कि ये नोट कहां कहां गया, कितने लोगों के हाथ में गया।
तो मुझे लग रहा है ये जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था अस्मिता, जो गलत तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, वो भी नहीं हो पाएंगी। और हम ये क्यों भूल रहे हैं अस्मिता कि नोट छापने का आप खर्च क्या मानते हैं? इन नोट को छापना आसान काम नहीं है। ये नोट की छापने की, हर नोट की एक कॉस्ट है। इसमें धागा लगाया जाता है, इसके आइडेंटिफिकेशन, आप देखिए 2000 का नोट आया था तो इस पर सरकार ने एक अलग से मुहिम चलाई थी कि इसको कैसे पहचाने कि असली है कि नकली है। नकली नोटों की एक अपने आप में समस्या है कि कैसे पहचाने, उसमें एक धागा है, उसको आप धूप में रखिए वो शाइन करता है, कहीं गांधी जी की फोटो एक तरफ दिखती है, कहीं पर आपको वो प्रिंट, आप उसको अंगूठा फेरे तो उभरा हुआ दिखता है। ये सब नोटों के साथ दिक्कतें हैं और उसकी छपाई में जो खर्च आता है वो अलग है। हजारों करोड़ रुपए रिजर्व बैंक को खर्च करना पड़ता है। कितना कागज इस्तेमाल होता है। हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं क्योंकि जब आप कागज इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है कि अब हम एनवायरनमेंट की बात जिक्र आएगा ही आएगा, तो हम उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी वहीं सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तीर से कई निशाने जो मारने वाली कहावत है वो यहां पर दिखाई देती है कि इस डिजिटल मनी से, इस कैश से दूर हटने से आपको मौलिक तौर पे कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर इतने ज्यादा उसके फायदे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे देख के। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अस्मिता, मैं तो यंग लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12वीं क्लास में अभी कॉलेज जाना शुरू किया, जिनको पॉकेट मनी मिलती है, वो लोग सब उनको आप कैश दीजिए, वो कहते हैं नहीं 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 मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे तो आप मेरे वॉलेट में पैसे डाल दीजिए। पेरेंट्स पैसे देते हैं, वो कहते हैं नहीं पापा मम्मी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आप मेरे वॉलेट में डाल दीजिए। और वॉलेट से वो खर्च करते हैं, ना वो कहीं कैश रखते, बस में चढ़ेंगे, ऑटो में चढ़ेंगे, रिक्शा में चढ़ेंगे, वो पेमेंट करते जाएंगे। हालांकि मैं ये साथ में बोलना चाहूंगा कि कई बार डिजिटल मनी ज्यादा खर्च भी हो जाता है क्योंकि जाते हुए दिखते नहीं ना पैसे, तो एकदम से पता लगता है हम तो बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। खैर वो तो मजाक की बात थी, पर छोटे बच्चे से लेके आज बिजनेस तक मैं समझता हूं कैश से हट रहे हैं और हटते हटते एक दिन हम उस मकाम तक पहुंचेंगे अस्मिता, जबकि कैश हमारी इकोनॉमी से लगभग, जैसे मैंने डेनमार्क का जिक्र किया, जैसे मैंने अमेरिका का जिक्र किया, मैंने स्वीडन का जिक्र किया, मैंने सिंगापुर का जिक्र किया, और ये वो कंट्रीज हैं अस्मिता जहां से आपने पूछा था, वहीं मैं अपनी इस स्टेटमेंट को खत्म करूंगा कि ये वो कंट्रीज है जहां पर एक जमाने में खाली कैश ही कैश चलता था। देखिए कैसे उन्होंने, हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा, उनकी आबादी कम है, उनकी इकोनॉमी का साइज भले ही छोटा है, अमेरिका का छोटा नहीं है, अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कही जाती है। तो इसलिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसकी कि 25-26 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, तो हम तो अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। अगर एक 25-26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैश से हट सकती है तो हम भी हट सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए, खाली सरकार की जो एफर्ट्स हैं उससे काम नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है हर नुमाइंदे को, हर शख्स को, पूरी आवाम को इसमें साथ आना पड़ेगा और आप कैश को निकालकर आप डिजिटल वर्ल्ड में आ जाएंगे। जी, अभी शरद जी जो बात कर रहे थे संदीप जी, मेरे मन में सवाल तैयार हो रहा था कि हम कैश ट्रांजैक्शन से हट रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है, अगर हम कुछ लोग ऐसे हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए या कुछ और ख़ास लोग हो गए जो इसको एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं कि हम डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जाएं। सीनियर सिटीजन तो है, उनकी लाइफ का ज़्यादा वक्त तो कैश ट्रांजैक्शन में ही उन्होंने निकाला है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। तो ये जो साइकोलॉजी है इसको आप कैसे देखते हैं? अब इन्होंने ई रुपीज़ की बात भी उसमें कर दी है। अब ई रुपीज़ में तो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये क्या है, तो अब इनका कैसे हम इनका सामना कर सकते हैं, बताएं। जी अस्मिता, मैं आपकी बात से इत्फाक रखता हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है क्योंकि उन्होंने हमेशा कैश के तरीके से ही अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखें, जिन कुछ सीनियर सिटीजन्स के मेरे सामने काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स ने कोशिश भी करी कि वो इस डिजिटल मनी को यूज़ करें, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट उनको ऐसा भी हुआ है, कुछ सिटीजन्स के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ ये भी हुआ है कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रॉड के हाथों वो उनको नुकसान हुआ है। तो जैसे अभी मैं बताऊं, अभी पीछे एक केस मेरे सुनने में आया था हमारे एक जानकार में, उनको एक मैसेज आया कि आपका कुछ पेमेंट ड्यू है और आपका जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है और आपने वो पे नहीं करा, आपकी बिजली कट जाएगी और आपकी बिजली 2 घंटे के अंदर अंदर कट जाएगी, तो आपको ये पे करना है। तो हालांकि उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सारी अपनी पेमेंट करी हुई है। कह रहे आप चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला कि आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने हालांकि इस तरीके से उनको बात करी कि उनको मौका ही नहीं दिया चेक करने का। उनको बोला कि नहीं आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपकी बिजली कट रही है। अब बिल्कुल फाइनल हम अल्टीमेटम बता रहे हैं।
तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं पेमेंट। अब उन्होंने जब वो पेमेंट करने के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको बता रहे हैं कैसे पेमेंट करना है, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इस तरीके से ये नंबर दबाइए, ये करिए। और अल्टीमेटली जो भी वहाँ पे बहरूपिया था दूसरे एंड पे, उसने उनका फ़ोन पूरा का पूरा हैक कर लिया। यानी कि जितने भी उनको मैसेज आ रहे थे वो सारे के सारे मैसेज उस बहरूपिये के पास जा रहे थे। जी, यानी इस तरह के चैलेंजेस बहुत हैं, हम लगातार सुनते रहते हैं, तो फिर क्या किस तरह से ख्याल रखें उनके लिए, आप ज़रूर कुछ कहें। जी, उसके लिए ख्याल तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहेगा कि आप किसी भी अनजान कॉल कोई करता है और आपको कहता है कि आप मेरे को अपना OTP शेयर करें, आप बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि बैंक के अंदर आप जो भी मैसेज देखेंगे उसमें लिखा हुआ आता है कि बैंक का कोई भी मुलाजिम आपको ये नहीं बोलेगा कि आप OTP किसी को शेयर करें। OTP आप शेयर करना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में। फिर उसके बाद आप कोई पासवर्ड हो, आप पासवर्ड किसी के साथ अपना किसी भी तरीके का कोई पासवर्ड शेयर ना करें। इसके अलावा जैसे आप अगर कोई पेटीएम वॉलेट आप मेंटेन करके रखते हैं, कोई सीनियर सिटीजन पेटीएम वॉलेट यूज़ कर रहा है कोई, तो उसके अंदर वो क्या करें कि एक मिनिमम अमाउंट डाल के रखें जो कि ज़रूरत के समय काम आ जाए। जैसे 20-30 हज़ार रुपये उसमें डाल के रखें कि इससे ज़्यादा आप डालिए मत, तो आपका रिस्क अपने आप ही कम हो गया। बल्कि मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ये ऑनलाइन सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्रेडिट कार्ड एजेंसीज, क्रेडिट कार्ड कंपनी से अक्सर फ़ोन आता है कि जी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है अभी 50,000 है, अब हम आपकी, क्योंकि आप बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इसको हम 2 लाख रुपए कर रहे हैं। तो मैंने तो एक अपना असूल बना रखा है कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाते हैं तो आप उतने ही रिस्क में आप चल रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कल को कोई हैक करता है तो आपको उतना ही नुकसान होगा, रिस्क एरिया बढ़ जाता है। रिस्क एरिया बढ़ जाएगा। जी, तो अपनी आप ट्रांजैक्शंस को लिमिट रखें, अपनी पेटीएम वॉलेट को, अपने जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं उसको कम रखें, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप कम रखें। तो अभी तो यही चीज़ें हैं। आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में और चीज़ें आएंगी जिससे कि और सख्ती बढ़ेगी और जितने भी साइबर क्राइम्स ये आजकल हो रहे हैं ये कम होंगे। हालांकि पीछे हमने देखा है कि साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशंस हैं वो काफ़ी आ गए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। पीछे अभी हरियाणा में कुछ एक पूरा ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम करता था और करोड़ों रुपए उन्होंने करे थे और पूरा का पूरा गांव था, तो उसको पकड़ा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी। और ई-रुपीज़ के हम एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि शरद जी ने बताया, तो उसके क्या चैलेंजेस रहेंगे ये भी बता दीजिए अब। ई-रुपीज़ के चैलेंजेस तो मेरे हिसाब से यही रहेंगे कि हमारे पास अगर ई-रुपी होगा, हम अगर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है कि आप किसको भेज रहे हैं और जो लेने वाला है उसको भी पता है। वो इमीडिएटली अगर आप किसी को भेजेंगे ई-रुपी और इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लेगा और बता देगा कि हाँ ये मुझे मिल गए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है ये एक उस तरीके का सिस्टम है जो कि आजकल जैसे क्रिप्टो करेंसी का जो चल रहा है उसको गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको ना लाके ये अपनी डिजिटल करेंसी लाएं, ताकि हम अपना एक सिस्टम अपना अलग बनाएं जो कि एक मॉनिटर्ड हो, जहां से कि कोई बाहर से कोई उसमें ना कर पाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और मैं अगर अस्मिता आपकी इजाज़त हो तो मैं जोड़ दूं, जो चैलेंजेस की बात करें, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज जो ई-रुपी में आएगा, संदीप ने बताया, उसके अलावा जो आएगा वो ये है कि 2 लोगों के पास ई वॉलेट होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको ई-रुपी में पेमेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास भी होना चाहिए, आपके पास भी, तभी हो सकता है वो, वरना तो एक के पास नहीं है दूसरे के पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसको आने में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं, मैंने कह रहा कि कल से आ जाएगा, शायद कुछ साल लग जाएं, पर मैंने इसीलिए कहा कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वो दिखाई दे रही है, अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो तैयार रहिए कि ये जो कागज़ के नोट हैं शायद आपको आने वाले कुछ सालों में ना दिखाई दें। इनकी खाली आपको फ़ोटो, बाकायदा पूरा नोट होगा, फ़ोटो होगा, सीरियल नंबर होगा, सब कुछ होगा, पर शायद कागज़ की तरह से आपको छूने को ये ना मिले। आपके फ़ोन को देखें, और जैसा मैंने कहा 143 करोड़ लोगों में आज 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो जब तक ये स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन जिसको हम कहते हैं,
ये पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, तब तक के लिए मुझे लग रहा है ई रुपी को धीरे धीरे लाया जाएगा। दो ऐसे लोगों के बीच में तो लेन देन हो जाएगा जिनके पास है, पर जिसके पास नहीं है वहां पर सबसे बड़ी लिमिटेशन। और जिस हैकिंग की बात अभी संदीप भी कर रहे थे, मैंने भी कहा कि अपना आईडी मत दीजिए, अपना फोन नंबर मत दीजिए, अपना आधार, ओटीपी, ये चीजें खामखा किसी के साथ शेयर, जब तक आपको पूरी तरह से यकीन ना हो कि मैं किससे बात कर रहा हूं या कर रही हूं, तब तक के लिए आप किसी चीज को शेयर मत। बिल्कुल, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप रिस्क से दूर रहेंगे। शरद जी, जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क्स कैश ट्रांजैक्शंस लॉज एंड फ्लॉज पे क्या रहेगा आपका? बस कंक्लूडिंग रिमार्क तो अस्मिता मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर आदत भी पड़ी हुई है इतने सालों की, आपको, मुझे और ज्यादातर आवाम को ये आदत है कैश के लेन देन की, हम तो पले बड़े कैश के साथ हुए हैं, कुछ पीछे ट्रांजैक्शन के साथ हमने देखा, तो मुझे लग रहा है ये आदत छोड़नी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमें नजर आती है। और मैंने अपनी आंखों से लोगों को इसको ऐसे छोड़ते हुए देखा है कि जैसे कभी कैश उन्होंने डील ही नहीं किया। मैं खुद पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट्स आज करता हूं और मैं कैश के साथ ही देखते हुए उसको बढ़ा हुआ हूं, तो उतना मुश्किल नहीं है। बस मैं यही आपको संदेश देना चाहूंगा। संदीप जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुश्किल नहीं है? आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? नहीं, ज़रूर मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी कि बाकी सारी कंट्रीज़ ने ये चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है कि ये आ जाएगा, डिजिटल सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर एक इंसान को ये करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। और सरकार का भी यही कोशिश है कि धीरे धीरे सारे बिजनेसेस भी जो हैं वो सारे के सारे डिजिटल हो जाएं और कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन ना रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।